सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज काव्यखंड में कन्यादान कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि ऋतुराज हैं। इन्होंने समाज में हाशिए के लोगों की चिंताओं को अपने लेखन का विषय बनाया है, इसीलिए इनकी भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में कवि ने नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया है और नारी सशक्तिकरण जैसे मुद्दे को ही चित्रित किया है। कन्यादान शब्द सुनते ही या पढ़ते ही हमारे सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाता है कि जिसमें माता पिता अपनी कन्या का दान कर रहे हैं, अर्थात उसका विवाह कर रहे हैं। कन्यादान शब्द को हमें अच्छे से पहले एक बार समझ लेना चाहिए। कन्यादान के दो अर्थ हैं। एक अर्थ होता है कन्या का दान, जो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि दान हम किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का करते हैं, किसी जीवित व्यक्ति का दान नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कन्या के साथ दान शब्द जोड़ना न्याय संगत नहीं है। ये केवल एक रस्म मात्र है जिसमें माता पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं। दूसरा अर्थ इसका है कन्या के लिए दान, अर्थात जिस समय बेटी का विवाह होता है उस समय माता पिता, दादा दादी, उनके जो सगे संबंधी होते हैं वे सभी उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, जैसे वस्त्र हैं, आभूषण हैं और बर्तन हैं, बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर्स है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दान में दी जाती हैं। तो वो किसके लिए दी जा रही हैं? कन्या के लिए। तो इसलिए उन सब वस्तुओं को कन्यादान कहा जाना चाहिए, न कि किसी बेटी को के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो मेरे अनुसार कन्या के लिए दान, यही जो समास विग्रह है और इसका अर्थ है, वही न्याय संगत है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। दान में देते वक्त किसको? बेटी को। किसका दुख? माँ का दुख, क्योंकि माँ के लिए इसमें अंतिम पूंजी कहा गया है बेटी को। क्यों? क्योंकि जो बेटी है वो माँ के पास सबसे ज्यादा रहती है, माँ के साथ उसका लगाव होता है, माँ के सुख दुख की वो सहभागी होती है। इसीलिए माँ के लिए बेटी अंतिम पूंजी के समान है, यानी कि इसके बाद उसके पास और कुछ नहीं बचेगा। अंतिम पूंजी मतलब धरोहर, पूंजी से तात्पर्य है धरोहर। कितना प्रामाणिक था, कितना शब्द जोड़ करके कवि माँ के दुख की अधिकता को बताना चाह रहे हैं। और प्रामाणिक माने वास्तविक था, यानी कि माँ जब अपनी बेटी का कन्यादान कर रही थी, माँ जब अपनी बेटी का विवाह करा रही थी, उस समय उनका जो दुख था वो अत्यधिक था और वास्तविक था। लड़की को दान में देते वक्त, यहाँ पर भी दान शब्द का प्रयोग है जो न्याय संगत नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। तो लड़की को दान में जब उन्होंने दिया, क्योंकि लड़की एक सजीव प्राणी है, उसको दान में नहीं दिया जा सकता, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, वह किसी के अधिकार में नहीं जीवन बिता सकती, इसलिए लड़की को दान में नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर हम क्या अर्थ लेंगे इसका, कि लड़की का विवाह करते समय माँ का जो दुख था वह अत्यधिक था। क्यों? क्योंकि अब वह लड़की अपनी ससुराल में चली जाएगी, माँ से दूर हो जाएगी और माँ के सुख दुख की उतनी सहभागी नहीं हो पाएगी जितनी वह उसके पास रहते हुए थी। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर माँ के अत्यधिक दुख का वर्णन किया है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाजना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखिए भाषा बहुत सरल है, आसानी से समझ में आ जाती है। अब लड़की अभी सयानी नहीं है, इसके भी दो अर्थ हैं। सयानी से अर्थ होता है बड़ी और सयानी से अर्थ होता है अनुभवी। तो दो अर्थ यहाँ किस लिए हैं कि उस समय में जब ये कविता लिखी है कवि ने, तो बाल विवाह का भी प्रचलन था, तो कम उम्र में ही विवाह हो जाता था। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि लड़की अभी बड़ी नहीं हुई थी। दूसरा अर्थ यह है कि लड़की को अनुभव नहीं था, वह अनुभवहीन थी।
और इतनी भोली और सरल थी कि उसे कुछ नहीं पता था, क्योंकि माता पिता के घर में जब बेटियां रहती हैं, बच्चे होते हैं, तो वो किसी भी दुख के बारे में, कष्ट के बारे में नहीं जानते हैं। अच्छा, जिस समय की ये कविता है उस समय में तो लड़कियां अधिक पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, इसलिए वो अपना सारा समय घर पर ही बिताती थी और माँ के साथ रहती थी। तो उन्हें जो सामाजिक जीवन है, जो बाहरी वातावरण है, उसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता था। इसीलिए कवि ने कहा है कि लड़की बहुत ही सरल स्वभाव की थी, बड़ी ही भोली थी। उसे सुख का आभास तो होता था, क्योंकि माता पिता के पास रहते हुए बच्चे को किसी भी दुख का आभास नहीं होता है। माता पिता के प्यार में, स्नेह में पले बढ़ा हुआ बच्चा हमेशा ही सुख का एहसास करता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि माँ की ममता के आंचल में जो लड़की पली बढ़ी है, उसे केवल सुख का पता है, लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता था। बांचना माने पढ़ना। वह दुख के बारे में कुछ नहीं जानती थी कि दुख क्या होता है, अर्थात उसे ये नहीं पता था कि मुझे भी कोई कष्ट पहुंचा सकता है या मुझे भी किसी बात के लिए दुखी होना पड़ सकता है। तो वह कैसी थी? धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। धुंधले प्रकाश से तात्पर्य है अस्पष्ट अनुभव, यानी कि उसे स्पष्ट अनुभव नहीं था, अस्पष्ट जरूर था। क्यों? क्योंकि उनकी जो माँ थी या उनके जो और सगे संबंधियों को उसने देखा था, उनके थोड़े थोड़े दुख कष्ट को जब वो देखती थी तो उसका जो अनुभव था वो अस्पष्ट था, क्योंकि उस पर कोई कष्ट या कोई दुख नहीं आया था। इसलिए वह लड़की धुंधले प्रकाश की पाठिका माने पढ़ने वाली थी। अच्छा, यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे हम कोई कविता या कहानी कुछ भी मान लीजिए पढ़ रहे हैं और रोशनी कम है, तो हमें वो जो लिखा हुआ है वो धुंधला दिखाई देता है, यानी कि पूर्णतः दिखाई नहीं देता है। और हम क्या पढ़ते हैं कविता में? कुछ तुक होती हैं। तुक मतलब जो अंतिम जो शब्द होते हैं पंक्तियों के, वो एक जैसे होते हैं, जैसे होता था, आता था। तो कुछ तुक हैं और कुछ लयबद्ध पंक्तियां गा करके हम उन पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो जब हम कुछ तुक और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ रहे थे, किसमें? धुंधले प्रकाश में, तो वो हमें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसी प्रकार यहाँ लड़की के संबंध में है कि वह लड़की जानना तो चाहती थी कि या क्या कोई ऐसा दुख या संकट भी होता है, लेकिन उसे उसका अनुभव स्पष्ट नहीं था। तो वह कुछ तुक और लयबद्ध पंक्तियां ही समझती थी, यानी कि थोड़े थोड़े दुखों को ही वह समझ पाती थी। जो कष्ट उसने देखा, अपनी माँ को कष्ट झेलते हुए देखा या अपने किसी और सगे संबंधी को थोड़े दुख झेलते हुए देखा, तो इसलिए उसका जो अनुभव था वह अस्पष्ट था। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब माँ को पता है कि उसकी बेटी अभी बड़ी नहीं हुई है, अभी वह भोली है, सरल है, उसे केवल सुखों का ही आभास है, दुख के बारे में कुछ नहीं पता है। तो माँ सीख दे रही है अपनी पुत्री को कि यदि तुम कभी पानी में देखो, तुम्हें अपना चेहरा दिख जाए, तो उस पर मत रीझना, प्रसन्न मत होना। अब यहाँ पानी में चेहरा देखने की बात क्यों कही गई है? इस समय तो बेटी को जब दिए जाते हैं तो ड्रेसिंग टेबल दिए जाते हैं, तो उसे चेहरा देखने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उस जमाने में जब ये कविता लिखी गई तो पानी या तो कुएं से भरा जाता था या तालाब से भरा जाता था, या यदि पास में नदी नहर होती थी वहां से भर के लाते थे। तो पानी संग्रह के यही साधन थे, समरसेबल और नलकूप अधिक नहीं हुआ करते थे। इसीलिए कवि ने कहा है कि यदि पानी भरते हुए तुम्हें अपना चेहरा पानी में दिख जाए, और क्योंकि तुम सुंदर हो और वस्त्र आभूषण आपके पास नए नए होंगे, तो आपको क्या होगा? सौंदर्य बोध होगा। तो उस अपनी सुंदरता पर अधिक प्रसन्न मत होना। क्यों? क्योंकि जब तक किसी भी बालिका की, बेटी की सुंदरता उसकी गरिमा को, उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है तो वह सही है। लेकिन जिस दिन वह सुंदरता उसके लिए बंधन बन जाती है, तब वह उसके लिए गलत सिद्ध होती है। एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ भी दो अर्थ हैं। एक सीधा सा अर्थ है कि माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि आग जो है वो भोजन पकाने के लिए है, कभी मन में ये बात मत लाना किसी कष्ट से परेशान होकर कि मुझे इसमें जलकर आत्महत्या करनी है। लेकिन ये अर्थ इतना न्याय संगत नहीं है जितना दूसरा है।
दूसरा अर्थ ये है कि आग हमें देखने में बहुत अच्छी लगती है और उसका उपयोग हम भोजन बनाने में करते हैं। लेकिन यही आग यदि हमें जलाने लगे, हमें खुद नहीं जलना आग में, बल्कि वही आग जब हमें जलाने लगे हमारी लापरवाही से या जैसे भी, तो हमारे लिए हानिकारक होती है। उसी प्रकार हमारी सुंदरता जब तक हमारी गरिमा, हमारी महिमा को, हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है, तब तक हमारे लिए सही है। लेकिन जिस दिन हमारे लिए वह सुंदरता बंधन बन जाती है, किसी कष्ट का कारण बनती है, तब वह सुंदरता हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। इसीलिए कवि ने कहा है यहाँ पर कि माँ बेटी को समझा रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती। अर्थात जो सौंदर्य बोध है वह गरिमा महिमा को बनाए रखने के लिए है, किसी कष्ट को झेलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जब किसी लड़की का विवाह होता है तो उसे बहुत सारे वस्त्र और आभूषण यानी कि गहने दिए जाते हैं और वह उन्हें पहन करके बहुत सुंदर लगती है और उससे खुद भी बहुत अच्छा लगता है जब वो सुंदर दिखती है। लेकिन माँ बेटी को समझा रही है कि जैसे हम शाब्दिक भ्रम मतलब किसी की झूठी प्रशंसा कर देना। अब हमने किसी की झूठी प्रशंसा कर दी तो उसे लगेगा कि हाँ भाई सही है, इसने कहा है ये, तो ये उसके लिए बंधन बन जाता है। देखिए, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। आपको माँ के हाथ की सब्जी बहुत पसंद है, जैसे कढ़ी माँ बहुत अच्छी बनाती है, करेले माँ बहुत अच्छा बनाती है। अब घर में बहू भी है, बेटी भी है, सब हैं, लेकिन माँ के लिए एक बंधन है क्या, कि उसकी आपने प्रशंसा कर दी कि कढ़ी और करेला माँ बहुत अच्छा बनाती है, तो वो चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो कढ़ी और करेला जब भी बनेगा वो माँ ही बनाएगी। तो ये माँ के लिए क्या हो गया, ये प्रशंसा उसकी जो महिमा है उसको बढ़ा नहीं रही है, बल्कि ये प्रशंसा उसके लिए एक बंधन बन गई है, एक बोझ बन गई है। उसे हर हाल में वो काम करना ही है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जो वस्त्र और गहने हैं वो ऐसी ही झूठी प्रशंसा की तरह हैं और वे बाद में स्त्री जीवन के बंधन बनते चले जाते हैं। तो तुम उन बंधनों का प्रतिकार करना। यदि वास्तव में तुम्हारी कोई प्रशंसा करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रशंसा करने के बाद तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन, कोई कष्ट, कोई अन्याय होता है तो तुम्हें उसका विरोध करना चाहिए। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर एक निष्कर्ष रूप में माँ ने बेटी को समझाई है कि तुम लड़की तो हो ना, अर्थात जो नारी सुलभ गुण हैं उन्हें अपने अंदर संजोए रखना। नारी सुलभ गुण सौंदर्य बोध, कोमलता, ममता, अपने परिवार वालों की चिंता करना, उनकी देखभाल करना, उनके लिए घर के काम करना और उन पर अपने स्नेह को लुटाना, अर्थात उन सबसे स्नेह करना, अच्छा व्यवहार करना। ये सब क्या है, बड़ों का सम्मान करना, ये नारी सुलभ गुण हैं। इन सारे गुणों को अपने अंदर संजोए रखना, इनका समय समय पर उपयोग करना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात कमजोरी प्रकट मत करना। कभी भी अपने आप को अबला मत दिखाना। उस समय लड़की को एक अबला माने निर्बल माना जाता था कि लड़की तो केवल घर का काम कर सकती है, बाहर उसे जाना नहीं। हालांकि इस समय में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है, दोनों ही बराबर के अधिकारी हैं। मगर उस समय जबकि ये कविता है तो लड़कियों के साथ थोड़ा भेदभाव होता था, उन्हें अधिकतर घर में ही रहना होता था, घर के काम ही करने होते थे, तो इसलिए उसे अबला माना जाता था कि वो निर्बल है, कमजोर है। तो इसमें माँ समझा रही है बेटी को कि तुम अपनी दुर्बलता को कभी भी प्रकट मत करना, क्योंकि नारी सुलभ एक गुण, ये गुण नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि जब हम बार बार किसी को एक बात कहेंगे कि तुम कमजोर हो, तुम दुर्बल हो, तुम ये काम नहीं कर सकती, तो उसे लगता है कि हाँ भाई मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो इसलिए माँ कह रही है कि लड़की जो अपनी दुर्बलता प्रकट करती है तो वह स्वयं ही फिर उस दुर्बलता में फंस जाती है और अत्याचार और अनाचार सहन करती है। तो तुम अपनी दुर्बलता को, अपनी कमजोरी को कभी प्रकट मत करना, किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य मत खोना और हमेशा कोई भी परिस्थिति सामने आए उसका साहस से सामना करना और अत्याचार और अनाचार का, अन्याय का विरोध करना। तो माँ ने यहाँ पर अपनी पुत्री को जो परंपरागत आदर्श सीख है उससे हटकर सीख दी है। आदर्श परंपरागत सीख में क्या करती है माँ
कि बेटा आप ससुराल में बड़ों का कहा मानना, सबका काम करना, किसी को परेशान मत करना, कोई तुम्हारे व्यवहार से दुखी ना हो, तो ये सारी चीज़ें समझाती है। लेकिन यहाँ माँ समझाती है उस आदर्श सीख से अलग कि वो सारे गुण अपने अंदर रखना, उन सब का उपयोग भी करना, लेकिन खुद भी किसी का कोई अत्याचार सहन मत करना। और यदि कोई कभी अत्याचार अनाचार होता है, तुम्हें बिना वजह कोई परेशान करता है, तो उसका प्रतिकार भी करना। इस प्रकार से कवि ने इस कविता को बहुत ही सरल और सुंदर भाषा में लिखा है। खड़ी बोली इसमें प्रयुक्त हुई है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ कुछ आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी है। और ये कविता एक छंद मुक्त कविता है और नारी सशक्तिकरण के महत्व को दर्शाती है। तो इस प्रकार इस कविता का जो भावार्थ है वो मैंने स्पष्ट कर दिया है। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।